हूँ यशपाल यादव। आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। तो गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा इस वीडियो का होने वाला है वो है आईटीआर। आईटीआर होता क्या है, किसको फाइल करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज इस बारे में हम आप लोगों को बताएंगे पूरी डिटेल में, और ये सारी चीज़ें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट कि आईटीआर होता क्या है। तो सर, सबसे पहले हमें बताइए आईटीआर होता क्या है, कौन इसे फाइल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल जी, आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आईटीआर क्या होता है, आईटीआर किसको भरना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, एवरीथिंग हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आईटीआर जनरली मैं बता देता हूँ, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न इसकी फुल फॉर्म है, और इनकम टैक्स रिटर्न जनरली एक फॉर्म है जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। ओके और जनरली इसमें हम अपनी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल से 31 मार्च की उसमें इनकम एंड टैक्सेस शो करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द बेसिकली आईटीआर आपकी। ओके, अब बेसिकली हमारा जो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है यशपाल जी, वो होता है कि भाई आईटीआर में हम कौन कौन सी इनकम है जिसकी हम आईटीआर फाइल करें। जी राइट जी। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सी इनकम है जिनकी हम आईटीआर फाइल करें। जी सर। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि भाई कौन कौन सी वो इनकम है जिनकी हमें आईटीआर फाइल करनी चाहिए। जी सर। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पर्सन सैलरीड है, ठीक है, तो उसका एम्प्लॉयर उसका टीडीएस कट करता है, टीडीएस टीसीएस व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, या पेंशनर है कोई, उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आपकी कोई इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से, जी सर, आपने हाउस प्रॉपर्टी है, रेंटेड इनकम आ रही है आपकी, ठीक है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। कैपिटल गेन से आपकी कोई इनकम आ रही है, जैसे कि आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग ली और आपने 10 लाख के लिए 12 लाख की सेल कर दी, जी सर, आईटीआर आपको फाइल करनी है। जी सर। उसके बाद आपका पीजीबीपी, जी सर, बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर आपको इनकम आ रही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम आते हैं, अगर आपकी इंटरेस्ट से कोई इनकम आ रही है, डिविडेंड से या शेयर से कोई भी इनकम आ रही है, तो यशपाल जी इन सब ये सारी इनकम में से कोई भी आ रही है, इनको तो आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। जी सर, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये है हमारा आईटीआर का। जी सर। सर, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जनरली हमारी आम पब्लिक है जो, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका जो टीडीएस कट रहा है या नहीं कट रहा है। बिल्कुल। जॉब कर रहे हैं कहीं पे, बिल्कुल, कईयों को पता होता है टैक्स कट रहा है, बिल्कुल, वो रिफंड नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पूरी बेसिक नॉलेज नहीं है बिल्कुल कि जो टैक्स कट रहा है उसको हम कैसे रिफंड ले सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल, क्या करना पड़ता है, वो सोचते हैं कि टैक्स कट गया बस। बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों को ये नहीं पता होता उनका टैक्स भी कट रहा है, टीडीएस कट रहा है। बिल्कुल 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 ऐसे तो सर, बहुत सारे इसके यूथ हैं। अगर हम मतलब क्या करें कि हमें पता चले कि टीडीएस कट रहा है नहीं कट रहा है, हम चेक कर सकते हैं कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जनरली क्या ना, लोग बाग आईटीआर फाइल करने से डरते हैं। जी सर। कि भाई हम आईटीआर क्यों फाइल करें, फाइल करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें नोटिस नहीं आएगा, तो प्रॉपर उनको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बताया टीडीएस का, इंडियन आर्मी में इतने सारे सोल्जर्स हमारे जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता हमारा टीडीएस कटता है, वो कोई रिटर्न फाइल नहीं करते। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, जनरली वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर रिटर्न फाइल करे तो जो उनका टीडीएस कटा है उसका बेनिफिट उनको प्रॉपर मिलेगा, रिफंड आएगा उनको। ठीक है, और जनरली जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि टीडीएस कटा है वो हम चेक कैसे कर सकते हैं, ये मैं आता हूँ इस पे। हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करना है खुद को, और उसके बाद हमें अपना फॉर्म नंबर 26AS देखना है। जी सर। जैसे ही हम फॉर्म नंबर 26AS उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का हम डाउनलोड करेंगे, हम उसमें देख सकते हैं कि हमारा कितना टीडीएस कटा है। जी सर। ठीक है सर, ध्यान से सुनिए, फॉर्म नंबर 26AS, उसमें आप अपना टीडीएस चेक कर सकते हो कि आपका टीडीएस कितना कटा है। और ये आप तभी देख सकते हो जब इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, तभी आप चेक कर सकते हो फॉर्म नंबर 26AS को। फॉर्म नंबर 16 जो होता है वो आपके सैलरी के लिए होता है, ना कि टीडीएस बताता है वो आपका। बिल्कुल बेसिक सैलरी, और उसमें बेसिक सैलरी, एचआरए कैलकुलेशंस, उसमें आपके ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। वो सारी डिटेल्स आपके सैलरी के बारे में पूरा डिटेल दिखाता है फॉर्म 16। बिल्कुल सर, 26AS जो फॉर्म होता है उसमें आपका टीडीएस, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका कितना टीडीएस कटा है, कितना आप जमा कर चुके हो, उसके बारे में होता है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका क्या बेनिफिट होता है ये तो आपने बता ही दिया, क्या उनको काफ़ी चीज़ों में रिफंड हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने टाइप के आईटीआर होते हैं सर, ये और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, 2 चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें। आपने पूछी मुझे कितने टाइप्स की आईटीआर होती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हु शुड फाइल आईटीआर, आईटीआर किसको फाइल करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जरूरी है कि जो सैलरी से जो इनकम कमा रहे हैं उनको कौन सा आईटीआर बनना चाहिए। सर, कंफ्यूजन होती है, जनरली 7 टाइप के आईटीआर होते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर लिस्ट करे गए हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं खाली आईटीआर 1 पे। जी सर, बिल्कुल। तो जो भी पर्सन सैलरीड है, जिनका टीडीएस कटता है, ठीक है, उनको आईटीआर 1 भरनी चाहिए सर।
अच्छा। ठीक है, बाकी लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पे आऊँगा कि हु शुड फाइल ITR, जी कि भाई और कौन कौन ITR भर सकता है। मैं बताता हूँ सर, जर्नली अगर हमारी GTI ग्रोस टोटल इनकम होती है, अगर वो 2.5 लाख से एक्सीड कर गई, अगर 2.5 लाख से एक्सीड है तो हमें ITR फिल करनी है अपनी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ हमारी ग्रोस टोटल इनकम एक्सीड करे या ना करे, हमको ITR फिल करनी है सर, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि उसमें हमें अच्छा खासा बेनिफिट्स मिल जाता है जब हम ITR फिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें TDS रिफंड मिल जाता है, सैलरीड पर्सन का TDS TCS वट एवर कटाओ वो हमें रिफंड आ जाता है। सेकंड क्या होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई में हमें ITR की कॉपी की नीड होती है। जैसे लाइक डेट इंग्लैंड का हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो ITR की वहाँ पे हमें नीड होती है, ठीक है। थर्ड इसका बेनिफिट सर आपको ITR का क्या मिलेगा, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम होती है जो आपने सुना भी होगा कि वो आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, आय प्रमाण पत्र। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें ITR की कॉपी लगती है। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट्स की स्कीम है। जनरली जब सर हम कोई भी लोन पास कराते हैं तो उसमें बिल्कुल 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 2 ईयर की मिनिमम 2 ईयर की ITR की आपको कॉपी देनी ही पड़ती है, उसमें मांगते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके सर नंबर ऑफ बेनिफिट्स है बहुत सारे जो आपको ITR भरने से बेनिफिट्स ज़्यादातर ये उनके साथ होता है जिनका सिबिल स्कोर नहीं है। नहीं ऐसा चलो हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ITR फिल करनी चाहिए एज ए गुड टैक्स पेयर। मैं हमेशा यही बोलूँगा, एज ए गुड टैक्स पेयर हमें ऑलवेज ITR इनकम टैक्स रिटर्न अपनी प्रॉपर फाइल करनी चाहिए। इसमें हमारा ही बेनिफिट्स है। जी सर, बिल्कुल सर। तो गाइज आज हमने जाना है कि ITR होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं और कौन सी ITR सैलरीड पर्सन को भरनी चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ITR, कितने टाइप्स की ITR होती है और कौन कौन उनको पर्टिकुलरली भर सकता है। तो गाइज काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। सर के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए चैनल पर, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे सर एक नई फ्री सर्विस भी लेके आए हैं, एक्स सर्विसमैन जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं उन सभी के लिए, उनका जो सर है इनकम टैक्स रिटर्न फ्री भरेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट में इस ITR फाइल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं प्रोफेशनल्स, तो हमारे सर एक बहुत अच्छी बात है जो देश के सोल्जर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ITR उनका फाइल करेंगे। सभी को ITR भरनी चाहिए गाइज। इस देश का जितना भी जो भी नागरिक है सैलरी से कमा रहा है, किसी भी चीज़ से कमा रहा है, उसको ITR ज़रूर फाइल करनी चाहिए। इसमें हमारे देश का भी भला है और हमारा खुद का भी भला है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं हमें ITR फाइल करने के। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं FSSI यानी फसाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो क्या होता है। फसाई के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मिलिए एक्सपर्ट विपिन जी से और वो बताएंगे आपको फसाई के बारे में डीपली। तो गाइज विपिन जी से आज मिलते हैं और ये बताएंगे हमें FSSI होता क्या है। तो विपिन जी बताइए FSSI होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आज पूरा बताइए। व्यूवर्स को आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आपको, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर भी डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं जैसा कि आपने देखा ही है। तो सर आज बताइए कि FSSI होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग यशपाल जी। आज हम बात करेंगे बेसिकली फसाई रजिस्ट्रेशंस के बारे में, कि फसाई रजिस्ट्रेशंस होता क्या है, किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेते तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पेनल्टी है, इम्प्रीजमेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूँगा कि फसाई होता क्या है, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ, फसाई का जो अपनी जो फुल फॉर्म अगर हम ले लेते हैं तो जो अपनी फसाई की फुल फॉर्म आएगी अपनी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जनरली ये भारत सरकार की एक एजेंसी है, ठीक है, जो ऑलरेडी जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हो लाइक डेट फूड की, अगर आप स्टोरेज करते हो, आप सेल करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, फूड से रिलेटेड कोई भी अगर पैकेजिंग करते हो, तो आपको जनरली सर फसाई का लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये अपना शॉर्ट में मैंने आपको फसाई के बारे में बता दिया है। तो सर व्यूवर्स को ये और बताइए फसाई जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं और इनको कौन कौन ले सकता है। तो टाइप्स ऑफ फसाई और बताइए, और सर थोड़ा डीपली बताइए और जल्द से जल्द इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम नहीं चाहते व्यूवर्स का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस वीडियो पे लगे और हमारी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम समय में ले सके। तो गाइज इस वीडियो को जल्द से जल्द हम ख़त्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे।
तो सर बताइए टाइप्स ऑफ फसाई। तो यशपाल जी, हम बात करते हैं, आपने मुझे अभी बोला टाइप्स ऑफ फसाई, कि फसाई के कितने टाइप्स होते हैं, आपने बोला कि भाई इसके बारे में बताइए। तो बिल्कुल मैं आपको थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फसाई बेसिकली क्या है। देखो, जो बेसिकली जो होता है फसाई का क्राइटेरिया अपना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो आपका आ गया बेसिक रजिस्ट्रेशन सर, नंबर 1 पे आ गया आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पे जो आपका आ गया स्टेट लाइसेंस, एंड 3rd पे आपका सेंट्रल लाइसेंस। तो मैं इन पे आपको नंबर वाइज बताता हूँ कि जनरली ये है क्या, किसको ज़रूरी है, क्यों लेना है। तो मैं आपसे बात करता हूँ सर बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन का देखो सर, जो क्राइटेरिया है, अगर आपके पूरे साल का टर्नओवर, फाइनेंशियल ईयर में बोल सकता हूँ उसको, पूरे साल जनरली आप समझ लीजिए, फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर आपका अप टू 12 लाख तक है, 12 लाख तक है, ठीक है, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। जनरली बेसिक रजिस्ट्रेशन कौन लेता है? जो घर से काम करता है, जैसे कोई मिर्ची पाउडर बना रहा है, अचार बना रहा है, जो छोटे बिजनेस है, ठीक है, जिनका टर्नओवर मतलब 12 लाख तक है, तो ही उनको मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन से उनका काम चल जाएगा। सेकंड पे आता हूँ मैं आपको स्टेट लाइसेंस। सुनने में ही आपको पता लग रहा है कि स्टेट लाइसेंस, आप लोग जो भी आप देख रहे हैं आपको सुनने से ही पता पड़ रहा होगा स्टेट लाइसेंस, बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो मैं स्टेट लाइसेंस पे आपका सेकंड आता हूँ। स्टेट लाइसेंस में क्या होता है कि सर, जैसे अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक है, ठीक है, अप टू 20 करोड़, 12 लाख से 20 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है, तो आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जनरली एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आपको स्टेट लाइसेंस में, जैसे अगर आप कोई होटल से आपको अलग अलग स्टेट्स में आप चाहते हो उसकी ब्रांच खोलना, तो देखो सर, आपको एवरी स्टेट में आपको लेना पड़ेगा। होटल है आपका और आप अलग अलग स्टेट में चाहते हो, तो आपको एवरी स्टेट में, जिन जिन स्टेट्स में आप करना चाहते हो, आपको फसाई का लेना पड़ेगा। जैसे रेस्टोरेंट है आपका, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टेट का स्टेट लाइसेंस, जो मैंने आपको जनरली बता दिया, ठीक है। और जनरली अब मैं आता हूँ फाइनली सेंट्रल लाइसेंस पे। तो सेंट्रल लाइसेंस किसके लिए ज़रूरी है मैं बताता हूँ। सेंट्रल लाइसेंस उसके लिए ज़रूरी है कि जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा चला जाए, ठीक है, जो ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जनरली आपको आयात निर्यात करना हो, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की ज़रूरत रहेगी। विदाउट सेंट्रल लाइसेंस आप पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते। या फिर आपकी एक होटल की चेन है अच्छी खासी ऑल ओवर इंडिया में, तो भी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की ज़रूरत रहेगी। तो बेसिकली ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया अभी फसाई का एक जर्नल क्राइटेरिया टर्नओवर बेसिस। वैसे अगर हम इसको जानना चाहेंगे तो काफ़ी लेंथी है। मिल्क में अलग आएगा, जो अपने छोटे जो होते हैं विक्रेता लाइक डैट, जो छोटे सेलर होते हैं, जैसे समोसा की रेडी, ये सब, इनके लिए सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया। मैंने आपको एक जर्नल मॉडल बता दिया कि जिससे लोग देखें तो उनको पता लग जाए कि हम किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। क्योंकि जर्नली मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, जर्नली मेरे पास बहुत लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के लिए, अब उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि सर हमको बेसिक लेना है, सेंटर लेना है या स्टेट लेना है। बस उनको इतना पता रहता है कि सर हमने तो इस कंपनी में माल बेचा और इन्होंने हमें बोला कि आप फसाई करवाओ, है ना। तो प्रॉपर उनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है सर, है ना। तो जर्नली ये है, तो प्रॉपर उनको पता ही नहीं है कि जर्नली उनको लेना क्या है। तो बस ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जर्नली जिनको पता लगे कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ये मैंने आपको जर्नल जो चीज़ें होती है ये मैंने आपको जनरली बता दी है। और इससे क्या होगा, अगर आप फसाई लाइसेंस लेते हैं तो आपके बिजनेस के लिए ही बहुत बेटर है। ओके विपिन जी, आपने बहुत अच्छा बताया फसाई के बारे में हमारे व्यूवर्स को। एंड तो विपिन जी ये बताइए कि मान लो हमारा कोई व्यूवर्स है, वो बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत मोटे पैसे कमा रहा है, और हर कोई चाहता है कि पैसे कमाए ज़्यादा से ज़्यादा, और मान लो उसका फूड का ही बिजनेस है और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, 20-30-40 लाख का टर्नओवर है लगभग, और उसने फसाई लाइसेंस नहीं ले रखा, अगर मान लो बाय द वे उसने फसाई लाइसेंस नहीं ले रखा, तो क्या उस पर कोई पेनल्टी वगैरह कुछ लगेगी? इसका कोई गवर्नमेंट का भी कुछ रूल रेगुलेशन कुछ तो होगा अथॉरिटीज़ का, कि कोई फ़ाइन वगैरह हो या कुछ जेल वगैरह? ऐसा तो कुछ नहीं है कि फूड का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और फिर बिना फसाई के कर रहा हूँ, जेल हो जाए कल न मेरी? बिल्कुल। या मेरे व्यूवर्स ये सब जानना चाहते हैं कि कल न किसी की जेल ना हो जाए। तो फसाई लाइसेंस ज़रूरी है क्या? इसकी उसके बारे में और बताइए थोड़ा सा कि इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं। ठीक है सर। यशपाल जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर कोई बिज़नेस कर रही है आपकी कोई पार्टी और प्रॉपर उनका टर्नओवर है लेकिन वो उन्होंने फसाई नहीं ले रखा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोग बाग सोचते हैं कि जनरली हम कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, चल जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब तक चलता है तब तक ही चलता है, ठीक है। अगर जब नहीं चलता, जिस दिन आप गवर्नमेंट की नज़रों में या फसाई के जो भी फूड इंस्पेक्टर को पता लगता है या कोई भी आपका फूड थोड़ा भी अनहाइजेनिक हो जाता है तो फिर वो नहीं चलता। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली देखो, जनरली जो पेनल्टीज़ है वो अलग अलग
उसके सिनेरियो है पेनल्टीज़ के। कहीं पे जो बेसिक पेनल्टी है वो अपनी 50,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक भी जाती है, ठीक है। कुछ पेनल्टी हमारी 5 लाख तक भी जाती है अप टू, और इससे ज़्यादा भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका ऑफेंस हुआ है, फूड आपका कैसा है, ह्यूमन कंजप्शन के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया डिपेंड करता है। और जनरली मैं आपको इम्पेरिजमेंट जेल के बारे में भी बताना चाहूँगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें बोथ है, जिसमें आपको इम्पेरिजमेंट जेल भी है और साथ में आपको फाइन भी, अप टू 5 लाख प्लस 6 मंथ की आपको जेल भी है, ठीक है। तो जनरली ये है कि जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप फूड से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको बेसिकली बिल्कुल फसाई में रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, जिस भी क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हो आपको सर बिल्कुल लेना चाहिए। ये आपके लिए और आपके बिज़नेस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि यार गलती से अगर आप पेनल्टी वगैरह आपको देनी पड़ रही है तो उससे आपका लॉस होगा। जो आपकी बिज़नेस की जो गुडविल आपने यहाँ बड़ा किया, बिज़नेस भी एक छोटे बेबी की तरह होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ बड़ा किया। सोचिए अगर आपको अभी तो आप कर रहे हैं यार, आप सोच रहे हैं ठीक है कौन लेगा, लेकिन बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें गवर्नमेंट्स के कुछ हार्डल्स आते हैं और इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है तो बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा और आपकी गुडविल पे अफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली आप सभी लोगों को फसाई मतलब लेना चाहिए। तो सर कुल मिला के यानी कि फसाई का अगर लाइसेंस ना ले तो पेनल्टी लगभग 1 से 5 लाख के आसपास लगभग होगी, है ना। तो गाइस सभी फसाई लाइसेंस ले अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हो तो, और जो भी आपका यार दोस्त या रिलेटिव फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसको पता चले। और जिन्होंने भी फसाई का लाइसेंस नहीं ले रखा है तो फसाई के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हो आप। और सर ये बताइए कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। वैसे तो पता चल गया होगा व्यूवर्स को, गवर्नमेंट के फाइन वगैरह से हम बच सकते हैं, वैसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है फसाई लाइसेंस लेने का? ये आपने जो क्वेश्चंस किया है बेनिफिट का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या है अगर हम ले रहे हैं तो देखो जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ वो है लीगल एडवांटेजेस। आप लीगली सेव कर लेते हो अपने बिज़नेस को, समझ रहे हो ना। आप लीगली सेव कर लेते हो कि भाई आपको आपका बिज़नेस प्रॉपर रन कर रहा है। तो ये नहीं कल को कोई भी फूड इंस्पेक्टर आए और सबसे पहले क्राइटेरिया में आप फेल हो जाओ, जो आपका सैंपल है वो तो बाद में जाएगा, पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है भी या नहीं, ठीक। तो आप लीगली सेव कर लेते हो, ठीक है। सेकेंड, इसमें जो आपको ऑप्शन मिलता है क्रेडिटबिलिटी, इसमें आपके लिए अच्छा है, आपके बिज़नेस में क्रेडिटबिलिटी आती है, गुडविल आती है आपका, ठीक है। प्रॉपर आपके कंप्लाइंस होते हैं, अगर आपके प्रॉपर कंप्लाइंस होंगे तो आप बिज़नेस को ग्रो कर सकेंगे। तो ऐसे करके नंबर ऑफ छोटे छोटे बेनिफिट्स है। अगर उसको समझना चाहे तो बहुत कुछ है और ना समझे तो कुछ भी नहीं है। एक लीगल शील्ड अगर आप फसाई ले रहे हो तो एक लीगल शील्ड आपको मिल जाती है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि बेसिक रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा। मैं तो कहूँगा कि पेटी सेलर हो या अपना रिटेलर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चर हो, पैकर हो, कोई भी हो, एक छोटी दुकान वाला भी हो, उसको अगर छोटी दुकान वाला है तो उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन तो सर लेकर रखना ही चाहिए अपने पास, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया बाद का है कि फूड हाइजीनिक है या नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन के लायक है या नहीं है, ये बाद का क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया आप बिल्कुल पूरा करें। थैंक यू सर आज के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए और हमारे व्यूवर्स को इतना सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपको फसाई के बारे में आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। कमेंट करके बताएं फसाई के बारे में और क्या जानना चाहते हो, या किसी और वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। इसी तरह आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव। आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों 4 P's ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आज हम जानेंगे कि किस तरह एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों जो चारों P's हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये चारों P's में होता क्या है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आती है हमारी प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट में आपको क्या जानने की जरूरत है। प्रोडक्ट में सबसे पहले आप लोगों को आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करिए कि आप किस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। आपको ये जानना बहुत जरूरी, बिकॉज 20% प्रोडक्ट कैप्चर द 80% मार्केट रेवेन्यू एंड 80% प्रोडक्ट कैप्चर द 20% मार्केट रेवेन्यू। दोस्तों मतलब क्या है, 80% प्रोडक्ट जो रेवेन्यू कैप्चर कर पा रहे हैं वो 20% ही है, और 20% ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 80% रेवेन्यू को कैप्चर कर रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट उस 80% प्रोडक्ट में आता है या उस 20% प्रोडक्ट में आता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को
पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है आप अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपको क्या उसमें बदलाव या सुधार करने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में बदलाव करिए, नई नई इनोवेशन लेके आइए। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जो अगला पी है वो है प्राइस। अब प्राइस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम अपने प्राइस को किस तरह मेंटेन करें, हाई प्राइस रखें या लो रखें। ये डिसाइड करना एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने प्राइस को वो किस तरह डिसाइड करे। दोस्तों मानता हूँ कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से आपका प्राइस डिसाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स आते हैं, आप उसमें कितना परसेंट मार्जिन ऐड करें। ज्यादा ऐड कर देंगे तो आपका प्राइस की वैल्यू हाई हो जाएगी आपके कॉम्पिटिटर से, कम कर देंगे तो आपकी प्राइस की वैल्यू डाउन हो जाएगी आपके कॉम्पिटिटर से। तो इस सवाल का जवाब यही है कि आपके ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। अगर आपका प्रोडक्ट हाई सोसाइटी को कवर करता है तो आपको अपना प्राइस हाई ही रखना चाहिए, और अगर आपका प्रोडक्ट मिडिल या लो फैमिलीज को कवर करता है तो आपको अपना प्राइस मीडियम या फिर लो रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों अगर आप हाई क्लास फैमिली के प्रोडक्ट को अगर नीचे लेके आ जाएंगे लो प्राइस पे तो वो खरीदना पसंद नहीं करेंगे। उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी आ जाएगी, पहली बात तो ये प्रोडक्ट अब लो प्राइस में दे रहा है, हर किसी के पास अवेलेबल है। हाई क्लास सोसाइटी सबसे पहले क्वालिटी और प्रीशियस गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं जो किसी के पास ना हो, जो सिर्फ उन्हीं के पास है, हाई सोसाइटी के पास है। तो जब हाई सोसाइटी का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो वो नहीं खरीदना चाहेंगे। लो या मिडल सोसाइटी जो होती है उनके प्रोडक्ट को एवरेज रखना ही सही है। कॉम्पिटिटर के हिसाब से चलना पड़ता है उसमें। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर सस्ते दाम में जो दे रहा है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी उसके हिसाब से देनी चाहिए। आपको क्वालिटी को बैलेंस करके चलना चाहिए, यानी कि आप लो कर रहे हैं प्रोडक्ट के प्राइस को, क्वालिटी को भी डाउन कर रहे हैं, नहीं। क्वालिटी आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से मेंटेन रहनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को हो सके तो आप लो कर सकते हैं, अदरवाइज आप एवरेज बैलेंस करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके अंदर एक सवाल हो रहा है, कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेम रखती है लेकिन ऑफर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती है अपने कस्टमर्स को। वो कैसे? कि उनके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो एक रिकॉल वैल्यू जनरेट कर चुका है कस्टमर के माइंड में, कि लोगों को पता है ये चीज आज से 10 साल पहले भी 10 रुपए की आती थी, अब भी 10 की आती है, आगे भी 10 की आती रहेगी। ठीक है, उनको पता है कि ये चीज 10 रुपए की आती है, भाई 10 रुपए लेके जाने इस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए, और आगे भी आती रहेगी। फिर वो कैसे मेंटेन करते हैं अपने ऑफर्स को? वो ऑफर्स को क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कर। अब क्वांटिटी के हिसाब से कैसे? उनका जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल डिटॉल जो सेविंग क्रीम है वो पहले भी इतने की आती थी, अब भी इतने की आती है, और शायद आगे भी इतने की आती रहेगी। लेकिन वो ऑफर्स किस तरह देते हैं कि अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऑफर दे देते हैं कि 50% गेट फ्री, 50% एक्स्ट्रा, बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह के ऑफर देके वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उनका प्राइस जो होता है वो सेम ही होता है। दोस्तों आप, आई होप आप समझ गए होंगे। आपको एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्लेस। अब दोस्तों प्लेस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस प्लेस पे काम कर रही है, कौन से प्लेस पे आपका बिजनेस काम कर रहा है, रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कौन से प्लेस पे? प्लेस बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको मैं बताऊं तो जो BMW, रोल्स रॉय, ऑडी, मर्सिडीज ये गाड़ियां होती है, ये एक सुटेबल प्लेस आइडेंटिफाई करती है अपने प्रोडक्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए भी और प्रोडक्ट के सेल्स के लिए, कि उन्हें अपने शोरूम्स कहाँ पे डालने चाहिए। एक ऐसा प्लेस आइडेंटिफाई करता है कि उनके प्रोडक्ट की जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे उस कैपेसिटी के लोग हैं कि उनके प्रोडक्ट को बाई कर सके। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट, अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कह रहा है कि बहुत महंगा है तो समझ जाइए वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लायक नहीं है, सुटेबल नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो अपना मार्केट, अपना प्लेस चेंज करिए। आपको अपना प्लेस चेंज करने की जरूरत है दोस्तों, तो उस प्लेस को चेंज करिए। रोल्स रॉय, BMW, ऑडी है, इनके कस्टमर्स कभी नहीं कहते कि ऑडी बहुत महंगी है, रोल्स रॉय बहुत महंगी है। वो खरीदना चाहते हैं, वो डिमांड करते हैं, जबकि ये अपने सप्लाई को कम रखते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो दोस्तों राइट प्लेस चूज करिए। आपका रिटेल बिजनेस है, होलसेल है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, किस तरह का बिजनेस है, उस सही प्लेस को आइडेंटिफाई करके ही मार्केटिंग करिए, सही प्लेस पे ही अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रमोशन। दोस्तों कोई भी कितना भी बेहतरीन प्रोडक्ट हो, बिना प्रमोशंस के धरे ही रह जाता है। वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आपका प्रोडक्ट
लोगों की नजरों में नहीं आएगा, लोग उसे नहीं जान पाएंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा, वहीं का वहीं रखा रह जाएगा। तो दोस्तों आपको प्रमोशन करना भी बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट के लिए। प्रमोशंस करने की भी बहुत सारी टेक्निक्स है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते हैं या मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आती है न्यूज़पेपर, टीवी एड्स, पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह, ये सब मैगजीन्स, इस तरह की एड्स ट्रेडिशनल एड्स में आती। मॉडर्न एडवर्टीजमेंट में ऑनलाइन प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, काफी सारी है मॉडर्न। तो दोस्तों मैं इस मॉडर्न मार्केटिंग और ऑर्गेनिक सस्ते में, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस में, कि आप लोगों को मैं मार्केटिंग की एक वीडियो और लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, लेकिन एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कम पैसे में या कम से कम कॉस्ट में आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट की। तो मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा जल्दी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भी, एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। चैनल को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, हर जगह फैला दीजिए वीडियो को। मैं चाहता हूँ अपने देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर ऊपर उठ सके, जो नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं वो बिजनेस शुरू कर सके और मेरी वीडियो के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ आगे भी। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं यशपाल यादव, आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, गवर्नमेंट की ग्रांट पाने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, जिनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही गवर्नमेंट के ग्रांट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो गाइज आज हमें विपिन जी बताएंगे कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हमें कराने पड़ते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ। तो बताइए सर, क्या क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है गवर्नमेंट के ग्रांट पाने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग यशपाल जी। सबसे पहले मैं अपने सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और बिल्कुल अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जनरली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ वो कौन कौन से और रजिस्ट्रेशन है जो हम एक एनजीओ को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए कराने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जनरली क्या होता है इंडिया में, देख रहा हूँ जनरली क्या होता है इंडिया में कि लोग एनजीओ रजिस्टर करा लेते हैं। लाइक दैट एनजीओ में आपके 3 टाइप्स ऑफ एनजीओ आ गए। सेक्शन 8 जो आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद आपका ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, सोसाइटी एज पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट काम करता है। लोग क्या करते हैं, अब मैंने इनमें जनरली देखा है लोग रजिस्टर करा लेते हैं लेकिन उनको इन्हें रन करना नहीं आता एनपीओ को कि वो कैसे रन करें। रजिस्टर करा के बस रख लिया, सेक्शन 8 रजिस्टर करा ली, उसके कंप्लाइंस नहीं कर पाए, या ट्रस्ट सोसाइटी करा ली बट उनसे कोई भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना वो कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली आज उसी पे ही हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एनपीओस कौन कौन से ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो वो करा के प्रॉपर गवर्नमेंट ग्रांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, तो जर्नली मैं इसमें बताना चाहूंगा ऐसे 5 to 6 टाइप्स के रजिस्ट्रेशन है जो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ या एनपीओ उन लोगों को बिल्कुल कराना चाहिए अगर उनको गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह में अप्लाई करना है तो, या फर्दर और भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। जनरली मैं वैसे अभी आपको बताना चाहूंगा जनरली की 5 टाइप में आपका 80G का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आपका 12A का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपका एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपका ई अनुदान का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपका CSR 1 का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि उसके बिना आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 to 6 रजिस्ट्रेशन हो गए जो आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ कराने ही कराने हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं हम कि एक एक रजिस्ट्रेशन उठाते हैं कि भाई कैसे है, क्या इनका बेनिफिट्स है। तो ये मेरे हिसाब से हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशंस पे हम आते हैं 80G रजिस्ट्रेशंस। 80G रजिस्ट्रेशंस क्या होता है सर, 80G के रजिस्ट्रेशन के केस में जो डोनर होता है डोनर को एग्जम्पशन मिलती है इनकम टैक्स के केस में। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आप लोगों को पूरा प्रॉपर। 80G के केस में क्या होता है, डोनर एग्जम्पशन क्लेम करता है। वहीं 12A के केस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है।
ठीक है, आप शायद अभी एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मिस्टर XYZ कोई भी एक एनजीओ है, ओके, और उसको 10 रुपीज का मिस्टर ABC से डोनेशन आता है, ठीक है, तो वो जो 10 रुपीज का डोनेशन है, वो तभी एग्जेम्प्ट या उसको रिबेट मिलेगी जब मिस्टर XYZ के पास 80G एंड 12A बोथ रजिस्ट्रेशन है। आप मतलब इस बात को समझिए थोड़ा कि जब एनजीओ के पास बोथ 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन, तो अगर उसको कोई डोनेशन दे रहा है तो सामने वाले पार्टी को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन या रिबेट तभी मिलेगी तब आपके पास है। तो इसमें आपका एक बेनिफिट और है कि इजीली आप लोगों को लोग डोनेशन देंगे अगर आप 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन आप करा के रखते हैं। ठीक है सर, ये हो गया अपना 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अब ध्यान दीजिए प्लीज। मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जर्नली क्या होता है, जर्नली प्रोफेशनल्स या आप इधर उधर से कराते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं न्यूली फ्रेश एनजीओ रजिस्टर्ड ये नहीं करा सकते। ये मिथ है कि न्यूली फ्रेश एनजीओ 80G एंड 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि 80G 12A के लिए न्यूली फ्रेश एनजीओ भी जा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनके लिए 3 साल पुराना होना चाहिए, 5 साल पुराना होना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉपर मतलब अपने एनजीओ को रन करना है तो 80G 12A का रजिस्ट्रेशन तो आपके पास मस्ट होना ही होना चाहिए, तभी आपको कोई डोनेशन देगा और तभी वो आगे इनकम टैक्स में अपना डिडक्शन क्लेम कर पाएगा या एग्जम्पशन क्लेम कर पाएगा, रिबेट क्लेम कर पाएगा। अदरवाइज आपको प्रॉपर डोनेशन नहीं आएंगे अगर आप 80G एंड 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखते। अब मैं दूसरे रजिस्ट्रेशन पे आता हूं। दूसरा रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा एनजीओ दर्पण का, शायद आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा एनजीओ दर्पण। आप लोगों ने भी नाम जरूर सुना होगा कि एनजीओ दर्पण गवर्न अंडर द नीति आयोग मिनिस्ट्री, इसके अंदर ये गवर्न होता है। एनजीओ दर्पण क्या है मैं आपको जर्नली ये बता देता हूं। एनजीओ दर्पण एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। जर्नली इसके थ्रू आप एनजीओ दर्पण के थ्रू आप जो गवर्नमेंट्स के ग्रांट की जो स्कीम आती है, इस पोर्टल के थ्रू आप रजिस्टर करके जो गवर्नमेंट्स के ग्रांट की जो स्कीम आती है उनमें अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार आपको ये कहूंगा कि आप एक बार अपना एनजीओ दर्पण के पोर्टल पे जाना, उसमें आप में एक कॉलम शो होगा अप्लाई फॉर ग्रांट, और उसमें आप में 27 से 28 मिनिस्ट्री शो होगी। अगर उन मिनिस्ट्रीज ने कोई एनजीओ के बेनिफिट के लिए कोई ग्रांट देने के लिए कोई स्कीम निकाली है तो आपको वो आप क्लिक करोगे, आप उस मिनिस्ट्री की पर्टिकुलर साइट पे चले जाओगे और आपको प्रॉपर दिखेगा कि आप उस स्कीम में एलिजिबल हो, क्राइटेरिया क्या है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग उसमें मेंशन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एनजीओ दर्पण। इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसमें हमें एक यूनिक आईडी मिलती है सर। ठीक है, और यूनिक आईडी के बाद इसमें हमारा क्रेडिटेबिलिटी और गुडविल बनती है अगर हमारे पास एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन है, और साथ में हम गवर्नमेंट्स ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द एनजीओ दर्पण। तो ये होना मस्ट है एनजीओ का, अगर एनजीओ को सुचारू रूप से प्रॉपर रूप से आगे अपना कार्य करना है तो। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने 3 रजिस्ट्रेशन क्लियर कर चुके हैं, 80G 12A और एक हो गया हमारा एनजीओ दर्पण। ठीक है सर, अब हम अगले रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। बेसिकली वो है ई अनुदान। ई अनुदान का रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों ने, आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा कि ई अनुदान, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा ई अनुदान का। मैं बता देता हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर ये रजिस्ट्रेशन होता है ई अनुदान का। सेम एज जैसे हमारा एनजीओ दर्पण है, लाइक दैट सेम एज ई अनुदान है। ई अनुदान में भी सेम है, ई अनुदान और एनजीओ दर्पण ये बोथ आर द कोऑर्डिनेशन पोर्टल। ये एनजीओ और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। आप समझ रहे हो ना, आप भी समझिए, ये एनजीओ और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करना है या कोई फर्दर आपको स्कीम आई है, गवर्नमेंट आपको अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो एनजीओ दर्पण और ई अनुदान में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप इसी पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो सर। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। तो ये हो गया हमारा ई अनुदान। ठीक है, उसके बाद मैं एक और रजिस्ट्रेशन पे आता हूं। हमारा टाइम बहुत शॉर्ट टाइम में बेस्ट चीजें मैं सोचता हूं आप लोगों तक पहुंचाई जाए, कम से कम समय में अच्छी से अच्छी चीजें। क्योंकि आजकल क्या हो गया, आजकल यूथ और अब सभी लोग इतने बिजी हो गए कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि कम से कम टाइम में आपसे अच्छी से अच्छी चीजें पहुंचाई जाए। उसके बाद हमारा एक रजिस्ट्रेशन और आता है CSR1। आपने भी सुना होगा सर CSR1 की, भाई इस विलेज में CSR फंड मिल गया तो इन्होंने ये करवा लिया, इस यहाँ पे ये आ गया CSR फंड। तो डिटेल्ड एक छोटा सा मैं थोड़ा सा मतलब इसमें टाइम देना चाहूंगा। CSR फंड बेसिकली द फुल फॉर्म इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्न्ड बाय द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये गवर्न करता है CSR अपना, और इसे बोलते हैं अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR में क्या होता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 1 अप्रैल 2021 को CSR 1 फॉर्म नोटिफाइड किया था, जिसमें अगर किसी भी NGO को, लाइक दैट सेक्शन 8 हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो, अगर उनको CSR फंड के लिए जाना है तो उनको CSR 1 फॉर्म फिल करना पड़ेगा और MCA की साइट पे उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, चाहे वो सेक्शन 8 हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो। ठीक है, उससे आपको एक यूनिक नंबर उसमें आपको मिल जाएगा। ये है CSR 1, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR फंड जनरली में क्या होता है, आपने सुनी होगी कुछ कंपनियां हैं, सेक्शन 135 जो कंपनी एक्ट 2013 है वो बोलता है कि अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, ठीक है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर इन ए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इससे ज्यादा अगर ये इनमें से कोई भी चीज एक्सीड कर जाए तो उसको एक CSR कमेटी बनानी पड़ती है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, और CSR कमेटी के अंदर जब वो CSR कमेटी बनाते हैं तो उनको CSR फंडिंग देनी पड़ती है। किनको देनी पड़ती है? CSR फंडिंग क्या होती है? CSR फंडिंग मींस होता है प्रोवाइड असिस्टेंस टू NGO इन फाइनेंशियल एंड अदर मींस। आप समझे ना कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना, चाहिए वो फाइनेंशियल में करे, चाहिए वो कोई बिल्डिंग बना के दे, कोई लाइब्रेरी बना के दे, या कहीं गांव में बस स्टैंड बना के दे, या रोड लाइट लगा के दे। इसमें क्या होता है, उस कंपनी को एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपकी इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, दैट इज द CSR फंड। ठीक है, तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए बेसिकली चाहिए आप सेक्शन 8 में है सर, या आप ट्रस्ट में है, या आप सोसाइटी में, किसी में भी आप रजिस्टर्ड है, आपको पहले CSR 1 का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी आप CSR फंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए आप, चाहे सेक्शन 8 में है सर, चाहिए आप ट्रस्ट में है, चाहिए आप सोसाइटी है, किसी में भी रजिस्टर्ड है आपको CSR 1 का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसमें आपको यूनिक नंबर मिलेगा, तभी आप CSR फंड के लिए एलिजिबल होंगे और तभी आप CSR फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैंने अभी आपको 5 रजिस्ट्रेशन बता दिए। पहला मैंने आपको बताया ATG, डोनर को एग्जेम्पशन मिलती है सर। ठीक है, दूसरा 12, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, प्लीज आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ATG, दूसरा आपका 12A ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तीसरा आपका हो गया NGO दर्पण और ई अनुदान नीति आयोग के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर होता है गवर्न। बोथ आर द कोऑर्डिनेशन पोर्टल ऑफ NGOs एंड गवर्नमेंट के बीच में, आप इनके थ्रू भी ग्रांट अप्लाई कर सकते हो। और पांचवा आपका हो गया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपको CSR 1 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बेसिकली ये 5 रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं, अगर आप अपने NGO को आप प्रॉपर सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से, हेल्दी NGO में सोशल वर्क रियल में करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन्हें करा कर रखें सर। ठीक है, तभी आप कोई भी बेनिफिट ले पाएंगे, तभी आप गवर्नमेंट ग्रांट ले पाएंगे, तभी आप CSR में, CSR अगर कोई कंपनी दे रही है उसके लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कि आपने CSR 1 ले लिया और बाकी के ATG 12 नहीं लिए, तो आपको कैसे उनकी, आपको जो डोनेशन मिलेगा वो सामने वाले को एग्जेम्पशन तो मिलेगी नहीं। जी। तो ये सब रजिस्ट्रेशन जब होंगे तभी आप ग्रांट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर, उसके बाद एक चीज और है, इन सब चीजों को, ये रजिस्ट्रेशन तो है ही, साथ में आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक DPR भी चाहिए NGO की, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, कि भैया आपका NGO करता क्या है, किस प्रोजेक्ट में वो आगे अगर फंडिंग मिलेगी तो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, किसकी हेल्प करेगा, तो इस पे एक प्रॉपर डिटेल प्रोजेक्ट होना चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप फर्दर, इसमें आपके पास एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के लिए। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन है जो मैं कहता हूं एवरी NGO को आफ्टर रजिस्ट्रेशन सर कराने ही कराने चाहिए, अगर उनको रियल में ही NGO रन करना है। और अगर उन्हें, कुछ लोग शौकीनिया NGO रजिस्टर करा लेते हैं, शौकीन के लिए बस, हाँ मैंने NGO रजिस्टर करा लिया, कुछ लोग डायरेक्टर बनने के लिए सेक्शन 8 रजिस्टर करा लेते हैं, कुछ लोग ट्रस्टी बनने के लिए ट्रस्ट रजिस्टर करा लेते हो। तो मैं ये कहता हूं कि प्लीज ये सब ना कराए और ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर और बर्डन ना बढ़ाए। अगर आप रियल में ही NGO रन करना चाहते हैं तभी आप NGO, NPO, व्हाटएवर सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी के साथ जाए, शौकीनिया तौर पर या अपने शौक पूरे करने के लिए इस टाइप का ना करें। और अगर आप किसी में भी रजिस्टर करें, चाहे सेक्शन 8 में या ट्रस्ट में या सोसाइटी में, तो उसके कंप्लाइंस जरूर कराएं। हेल्दी कंप्लाइंस रहेंगे तभी आपका NGO भी हेल्दी रहेगा। जैसे हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही अगर आप चाहे सेक्शन 8 कराओ सर, चाहे आप ट्रस्ट कराओ, चाहे आप सोसाइटी कराओ, कुछ भी कराओ, उनके लिए कंप्लाइंस जरूरी है, तभी वो हेल्दी रहेंगे। तो गाइस, जैसा कि सर ने बताया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसके कंप्लाइंसेस जरूरी है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर पाएगी। कई लोग होते हैं कि NGO वगैरह रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन उनकी एनुअल फाइलिंग वगैरह
या फिर उनका कंप्लाइंसेस नहीं कर पाते टाइमली, तो वो उन पे या तो पेनल्टी लगती है या फिर वो एनजीओ बंद हो जाते हैं। तो ऐसा गाइज ना करें। कोई भी एनजीओ या ट्रस्ट, सोसाइटी, कुछ भी आप रजिस्टर्ड करा रहे हो तो उनके कंप्लाइंसेस पर जरूर ध्यान दें। क्या उनके एनुअल फाइलिंग वगैरह, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आप मेंटेन कर पा रहे हो, गवर्नमेंट को ठीक से सबमिट कर पा रहे हो, तो लीगल एडवाइस ज़रूर ले, अपने सीए या सीएस से कंसल्ट ज़रूर करें। तो सर आपने जनरली कितने लगभग एनजीओ रजिस्टर किए हैं अभी तक? हाँ बिल्कुल यशपाल जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे कि मैंने आज तक कितने रजिस्ट्रेशन एनजीओ रजिस्टर्ड किए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अराउंड मैंने 100+ सेक्शन 8 और 100+ ही अपनी सोसाइटी एंड ट्रस्ट में रजिस्टर करा चुका हूं। और जब भी मैं रजिस्टर करता हूं मैं सभी को यही बोलता हूं कि आप इसको रजिस्टर तो करा रहे हैं लेकिन इसके कंप्लाइंस का भी बिल्कुल ध्यान रखें अगर आप इसको प्रॉपर रन करना चाहते हैं। और मैं अपने दर्शकों से भी यही बोलना चाहूंगी कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई सेक्शन 8 है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, व्हाटएवर, तो आप रजिस्टर्ड कहीं से भी कराएं, लेकिन आपको कोई भी एज ए एडवाइस लेना हो तो आप मुझसे बिल्कुल ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस दूंगा एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं चाहता हूं आप एक हेल्दी एनजीओ रन करें जो अपने प्रॉपर सारे कंप्लाइंसेस हो चुके हैं, उसके सेक्शन 8 हो तो आप उसकी एनुअल रिटर्न करें, केवाईसी करें, ठीक है, बाकी इनकम टैक्स रिटर्न भरे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कंप्लाइंस का पार्ट है, वो लोग एनजीओ रजिस्टर करा लेते हैं बट कंप्लाइंस का पार्ट छोड़ देते हैं। तो कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप मुझसे बिना हिचके कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करूंगा सर, बिल्कुल। तो गाइज आप लोगों का भी अगर एनजीओ है या फिर कोई अदर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो आप मुझसे या सर से कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का नंबर और लिंक दिया हुआ है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हे वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है म्यूचुअल फंड के बारे में। आज हर कोई अपने पैसे को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। कोई सेविंग अकाउंट में रख रहा है, कोई एफडी में रख रहा है यानी फिक्स डिपॉजिट में, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहा है, कोई एलआईसी, कोई किसी में और कोई शेयर मार्केट में। तो आज लोग अलग अलग जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्कीम में कितना % है, कैसे क्या है, म्यूचुअल फंड में कैसे होता है, कितने तरह की स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड में, और आपका पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं शायद एक वीडियो में कवर ना हो पाए, तो इसलिए 2-3 वीडियो हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड की जितनी भी सीरीज बने सारी सीरीज को देखना, तभी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा प्रॉपर समझ आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि वो भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके। जो भी निवेश कर रहा है या फिर निवेश करना चाहता है, या बिगिनर है या फिर अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में कर भी रहा है, तो सभी के ही काम आने वाली वीडियो है म्यूचुअल फंड के बारे में। और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर नहीं पता ना आपको, तो आज के एरा में ये समझ लो आपका जीना ही बेकार है, क्योंकि यार आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब बताऊंगा प्रॉपर। देखिए दोस्तों, हम जनरली अपने पैसे को सेव किस प्रकार करते हैं पहले ये जान लेते हैं। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, वहां से हमारा प्रॉफिट या इनकम आता है, उसे हम सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। सेविंग अकाउंट में दोस्तों 2 से 2.5% का ही इंटरेस्ट मिल पाता है। फिर कुछ लोग और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दौड़ाते हैं, तो वो एफडी करा देते हैं उस रुपए की, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। फिक्स डिपॉजिट में भी दोस्तों पहले 7-6% तक मिलता था, लेकिन अभी 4 से 4.5-5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है फिक्स डिपॉजिट में भी। अब कोरोना के बाद फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी कम कर दिया है, क्योंकि बैंकों के जो एनपीएस बढ़ गए थे ड्यू टू कोरोना, एंड कई बैंकों का जो इनकम सोर्सेज है वो डाउन आ गया था, सभी पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, तो इसकी वजह से सबने अपने इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिए। तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिल जाता है, 10 से 11, 12, 13 और मैक्सिमम 25-30% तक का भी रिटर्न मिल जाता है। तो
अब हम बात किस बारे में करने वाले हैं, हम सिर्फ म्यूचुअल फंड के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों बात ये आती है, सबसे पहले जब आप निवेश करते हो, कहीं भी कर रहे हो, चाहे आप एफडी में कर रहे हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, जहां मर्जी आप निवेश कर रहे हो, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट जनरली क्या होता है दोस्तों, ये होता है महंगाई दर, हमारी देश की महंगाई दर कितने % से बढ़ रही है हर साल, यानी आप जहां निवेश कर रहे हो उसके हिसाब से महंगाई दर कॉम्पिटिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। दोस्तों महंगाई दर अभी करंट जो 2020-21 की जो चल रही है, आरबीआई ने बताया है, वह है 5.1%, यानी 5.1% से महंगाई दर बढ़ रही है। तो आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एफडी का जो दोस्तों करंट जो इंटरेस्ट रेट है वो 4 से 5% है, यानी कि वो महंगाई दर से भी कम है। यानी कि आप इन्फ्लेशन रेट से समझो दोस्तों कि आप आज से पहले जो चीज 100 रुपए में 1 kg आती थी, वो आज के समय 100 रुपए में सिर्फ आधा kg आ रही है, ऐसा समझो। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं इन्फ्लेशन रेट को। तो आगे यानी हर साल कितना %, 5.1% बढ़ रहा है दोस्तों। तो आपका जो ब्याज है, आपकी जो सेविंग का जो पैसा है, वो तो 4% से ही ग्रो कर रहा है और महंगाई दर 5% से बढ़ रही है, यानी आप 1% फिर भी आप लॉस में हो। आपका जो परचेजिंग पावर है पैसे की, वो गिर गई 1% से, यानी 1% चीज आप कम बाई कर सकते हो अगले 1 साल बाद, समझ रहे हो आप। तो आप इन्फ्लेशन रेट को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही निवेश करें किसी भी जगह। म्यूचुअल फंड में दोस्तों एफडी से बेटर रिजल्ट मिल जाता है। इन्फ्लेशन रेट नॉर्मल ये भी चल रहा है 5%, 5.1%, और हमारा जो म्यूचुअल फंड है वहां पे हमें 13 से 14, 15% मिल जाता है अगर हम ठीक से निवेश करते हैं तो उसमें भी म्यूचुअल फंड में काफी स्कीम्स होती है, उन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, पूरी डिटेल में बनाने वाला हूं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पूरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप, हर फैमिली को फैलाइए, ताकि हर कोई समझ सके कि निवेश कैसे करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिसको भी आरओसी से सेक्शन 248 का नोटिस आया है तो वो क्या करे। तो आज हम एक्सपर्ट CS विनय पांडे जी से मीटिंग करने आए हैं। वो हमें बताएंगे कि सेक्शन 248 का हम क्या कर सकते हैं। तो सर हमें बताइए कि मुझे नोटिस आया है सेक्शन 248 का, देखिए, और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो सर व्यूअर्स को पूरा डीपली बताइए इसके बारे में। So hello everyone, we are going to discuss on the topic that notices received under section 248 subsection 1। और ये नोटिसेज जनरली उनको रिसीव हुए हैं जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई है और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद उन्होंने अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं किया है। तो इसके डिटेल्स प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे कि सेक्शन 248 में आरओसी के पास क्या पावर है, किन ग्राउंड्स के ऊपर आरओसी आपके कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर नोटिस आया है तो उन नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, कितने दिन के अंदर करना है उन नोटिस के रिप्लाईज़ को। एंड उसके बाद ये है कि क्या नोटिस के रिप्लाई करने के बाद भी आरओसी उस पर पेनल्टीज़ को इम्पोज कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे कंपनीज़ के डायरेक्टर्स का ये क्वेश्चन है कि क्या हम सब्सक्रिप्शन मनी को बिना बैंक अकाउंट ओपन किए कैश में उसको दिखा सकते हैं और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 248 के प्रोविजंस को देखते हैं। सेक्शन 248 ये कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यानी कि सेक्शन 248 के जो सब सेक्शन 1 में है, सब सेक्शन 1 के अंदर 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन 5 ग्राउंड्स में जो सब सेक्शन 1 का क्लॉज डी है उसमें ये ग्राउंड है कि अगर कोई कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं करती है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आरओसी के पास पावर है कि आरओसी उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए एक नोटिस इशू कर सकता है
कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी के जो नोटिसेज आ रहे हैं उसका रिप्लाई आपको विद इन 30 डेज़ करना है। अगर 30 दिन के अंदर आप आरओसी का रिप्लाई करते हो तो आरओसी जो है आपकी कंपनी को जो नोटिस इशू किया था उस नोटिस को विड्रॉ कर सकता है। और अगर आपने सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 के नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो आरओसी जो है उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 डेज़ आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। अब उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले नोटिस के रिप्लाई को करने से पहले हमें जो सेक्शन 10A के प्रोविजंस है उस प्रोविजंस को पढ़ना है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 10A ऑफ द 2013 उसमें ये प्रोविज़न है कि हर वो कंपनी जो है 1 नवंबर 2018 के बाद की रजिस्टर्ड हुई है उनको विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक फॉर्म फाइल करना है, दैट इज़ नोन एज द फॉर्म 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म। अगर कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म को 180 दिन के अंदर फाइल करती है तो उन कंपनी को ये नोटिसेज इशू नहीं होंगे। और जिन कंपनीज ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं किए हैं उनको आरओसी ये नोटिस इशू कर रही है। अब इस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको उस कंपनी का करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद आप जो है उस करंट अकाउंट में जो एज़ पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो सब्सक्राइबर्स के अमाउंट हैं उन पर्टिकुलर अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे आप उस बैंक अकाउंट के अंदर, और उस बैंक स्टेटमेंट को INC 20A के साथ अटैच करके उस फॉर्म में उसको एज अ अटैचमेंट लगा के फॉर्म को साइन करना है। डिजिटल सिग्नेचर लगेगा डायरेक्टर का, और डायरेक्टर के सिग्नेचर के बाद आपका एक सिग्नेचर लगेगा प्रोफेशनल्स का, और वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं एंड प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो चालान जनरेट होगा चालान को पेमेंट करना है, और जो पेड चालान की कॉपी है INC 20A का जो फॉर्म है और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, इन तीनों को प्रिंट आउट लेना है। और प्रिंट आउट के साथ आपको सेक्शन 248 का जो नोटिस आया है उसका आपको एक रिप्लाई तैयार करना है आरओसी को, और उस रिप्लाई के साथ इन अटैचमेंट्स को लगा के रेस्पेक्टिव आरओसी के ऑफिस में उस रिप्लाई को सबमिट करना है। फिर आरओसी को लगता है कि अगर आपके रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो उन रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने का जो नोटिस इशू किया था उस नोटिस को विड्रॉ कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक डायरेक्टर हमारे पास आए, उनका ये कहना है कि सर हमारे पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, और अगर हम 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी 25 दिन हमारा ओवर हो चुका है, 5 दिन के अंदर मैं बैंक अकाउंट कैसे ओपन कराऊं और उसका रिप्लाई कैसे कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ये। तो उन्होंने बोला कि क्या हम इसको एज ए कैश में हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को दिखा के रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोविजंस है वो प्रोविज़न एज़ पर द कंपनीज एक्ट देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑन द सब्सक्रिप्शन मनी। कंपनीज एक्ट बिल्कुल ही साइलेंट है कि आप जो है सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में देंगे या अदर देन कैश में देंगे, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस हैं वहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो उसमें जो है सब्सक्राइबर से जो पैसा आना चाहिए फ्रॉम द स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर आना चाहिए, लेकिन इस केस में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जब आप जो है न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट जो एक सेक्शन है सेक्शन 269 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें ये कहता है कि कंपनी जो है डिपॉजिट्स या एनी काइंड्स ऑफ कैश जो है शेयर होल्डर्स से या एज अ लोन या एज अ सब्सक्रिप्शन मनी 20,000 रुपये से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकती। इट मीन्स कि अगर कोई कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10,000 या अप टू 20,000 पेडअप कैपिटल है तो वो कंपनी सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में दिखा सकती है, और उन सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में दिखा के और INC 20A फॉर्म फाइल करके और अपना रिप्लाई आरओसी को भेज सकती है। लेकिन जिन कंपनीज़ का पेडअप कैपिटल 20,000 से ज़्यादा है, लेट से कि बहुत सारी कंपनी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं
तो उन कंपनीज़ का पेडअप कैपिटल जनरली 1 लाख या 5 लाख ऐसे जो है रखते हैं। तो अगर कंपनीज़ का पेडअप कैपिटल 20,000 से ज़्यादा है तो वो कंपनी जो है सब्सक्रिप्शन मनी को कैश में नहीं दिखा सकती, उनको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और बैंक अकाउंट ओपन कराने के बाद ही वो अपना INC20A फॉर्म फाइल कर सकती है और INC20A फॉर्म फाइल करने के बाद ROC को रिप्लाई कर सकती है। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है, जो डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि अगर मैं इस नोटिस का रिप्लाई ना करूं तो क्या होगा। तो सर अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो ROC जो है आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन 10A के जो पिनल प्रोविजंस हैं उसमें आपके ऊपर मिनिमम जो पेनल्टी है वो 50,000 की है एंड कंपनी के ऊपर 50,000 की पेनल्टी है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर 1,000 पर डे टिल द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट है एंड मैक्सिमम वो पेनल्टी 1 लाख रुपए तक जा सकती है। तो ओवरऑल पेनल्टी जो है वो 1.5 लाख रुपए का जो है ROC आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है व्यूअर्स का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन 248 का जो नोटिस है अगर उसका रिप्लाई हम नहीं करते हैं तो ROC हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा और स्ट्राइक ऑफ के साथ साथ क्या ROC डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न सेक्शन 164 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड में ये बोला गया है कि अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर अपनी कंपनी का 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की एनुअल फाइलिंग नहीं करता है तो वो डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट और वो डायरेक्टर ना तो उस कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है ना ही वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। फिर उसके डिस्क्वालिफिकेशंस के रिमूवल्स के लिए आपको जो है स्पेशल रीट पिटिशंस के थ्रू आपको हाई कोर्ट में रीट पिटिशंस लगानी होगी और वहाँ से रीट पिटिशंस के थ्रू आप उसके डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसको इनकॉर्पोरेट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं या कंपनी ने अभी अपना टेन्योर पीरियड 3 साल का कंप्लीट नहीं किया है तो ROC के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है कि आपके डायरेक्टर्स को अंडर सेक्शन 164 में डिस्क्वालीफाई कर दे। इट मीन्स कि आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है लेकिन आपके डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे सेक्शन 164 के ग्राउंड्स के ऊपर। सो